मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स। सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन एक्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू ए मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन। ये मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन पर लागू होती है, एप्लीकेबल है। A solution having so many solutes and one solvent is multi-component solution, and each constituent of the solution is called as component. ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत से सॉल्यूट्स हों और एक सॉल्वेंट हो, उसको हम मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन कहते हैं। उसको हम मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन कहते हैं। और उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जितने भी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी जिसको इसकी बनावट में हिस्सा लेते हैं, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कंपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सोल्यूशन हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ग्लूकोज and sugar as solute and large amount of water as solvent is an example of multi-component solution. उदाहरण के लिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर यूरिया, ग्लूकोज और शुगर कम क्वांटिटी में सॉल्यूट के रूप में और जल वाटर का बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, अमाउंट है सॉल्वेंट के रूप में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन कहेंगे। सपोज its multi-component solution contains N1 moles of urea, N2 moles of glucose, N3 moles of sugar or sucrose as solutes, and N4 moles of water as solvent. माना किसी मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन में मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन में यूरिया के N1 मोल हैं, ग्लूकोज के N2 मोल हैं, शुगर के N3 मोल्स हैं, और ये सब सॉल्यूट्स के रूप में, ये किसके रूप में? सॉल्यूट्स के रूप में। और वाटर के N4 मोल हैं सॉल्वेंट के रूप में। तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का मोल फ्रैक्शन, number of moles of urea divided by total number of moles of all the component present in the solution. अब यूरिया का मोल फ्रैक्शन यानी एक्स यूरिया किसके बराबर होगा? यूरिया के मोल का नंबर डिवाइडेड बाय सोल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे यूरिया, ग्लूकोज और शुगर और वाटर, इन सबके मोलों का जोड़ होगा। तो ये हो जाएगा यूरिया का N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसी तरीके से ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी आप ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये हो गया N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर हो गया, शुगर के मोल का नंबर M3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी हो गया N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। इसी तरीके से वाटर का मोल फ्रैक्शन हो, यानी एक्स वाटर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देयरफॉर इन ए मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन, किसी मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ
moles of that component is equal to number of moles of that component divided by total number of moles of all the components present in solution. अतः किसी मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा उस कंपोनेंट के मोल का नंबर डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल के नंबर का जोड़। तो ये फार्मूला हो गया किसी मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब हम सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 moles of urea were dissolved in 10 moles of water to form an aqueous solution. What is the mole fraction of urea and water in this aqueous solution? यूरिया के 2 मोल वाटर के 10 मोल में घोलकर एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। तो फिर इस एक्वस सॉल्यूशन में यूरिया और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं? n यूरिया। इस क्वेश्चन में मोल्स ऑफ यूरिया दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यानी n यूरिया इज इक्वल टू 2 मोल दे रखे हैं और मोल्स ऑफ वाटर कितने दे रखे हैं यानी n वाटर कितने हो गए 10। तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया यानी x यूरिया किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया n यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया n यूरिया प्लस n वाटर, यानी यूरिया का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा यूरिया का मोल का नंबर डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के अंदर यूरिया और वाटर के मोल का नंबर। अब यहाँ ये कितना दे रखा है? यूरिया के मोल कितने रखे हैं? 2 और यूरिया के मोल यहाँ पे नीचे लिख दिया 2 प्लस वाटर के मोल कितने 10। तो ये हो गया 2/12। तो ये अपने आप हो गया 1/6। तो x यूरिया हो गया 1/6। इसी तरीके से x वाटर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी n वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एंड वाटर। तो यूरिया के हो गए n यूरिया प्लस n वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर x वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर n वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया n यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर n वाटर।
तो ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं 10, यूरिया के हैं 2 और वाटर के फिर हो गए 10, तो ये हो गया 10/12। तो ये 2 से हमने कैंसिल कर दिया, 2 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, तो ये हो गया 5/6। तो एक्स वाटर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया 5/6। ये एक्स यूरिया हो गया और ये एक्स वाटर हो गया, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल जाए और यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से हमें एक बात याद रखना है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये वाटर, ये सॉल्यूशन के अंदर यूरिया और वाटर प्लस यूरिया का मोल फ्रैक्शन यानी 2 मोल्स का फ्रैक्शन है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन because it is fraction of moles. तो हमें याद रखना है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ ऊपर भी मोल्स हैं और नीचे भी मोल्स हैं। ऊपर एक कंपोनेंट का मोल है, नीचे जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में उनके मोल का जोड़ थे, तो ऊपर नीचे दोनों जगह मोल हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन मोल फ्रैक्शन, 18 grams of glucose C6H12O6 were dissolved in 180 grams of water to form an aqueous solution. What is the mole fraction of glucose and water in this aqueous solution? अब ये मोल फ्रैक्शन पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है कि वाटर के 180 ग्राम में ग्लूकोज के 18 ग्राम घुले हुए हैं और एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। तो इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूट है, यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूट है और इसके 18 ग्राम घुले हुए हैं, तो यहाँ स्मॉल w हो गया 18 ग्राम और वाटर जो यहाँ पर है वो क्या है? सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है। इसके 180 ग्राम में 18 ग्राम ग्लूकोज के घुले हुए हैं, तो यहाँ कैपिटल W हो गया 180 ग्राम। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होगा स्मॉल m, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, इसका फार्मूला है C6H12O6। इसमें जितने भी डिफरेंट आइटम हैं उनके एटॉमिक वेट्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का आ जाएगा 180। और कैपिटल M यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? वाटर का फार्मूला H2O, तो 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे और एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। अब यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज यानी N ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज को होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्लूकोज का वेट जो है इन ग्राम W जो है वो 18 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है, तो ये हो जाएगा 18/180 और तो ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1। तो
ग्लूकोज के मोल्स हो गए 0.1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, NH2O कितने हो गए, वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है कैपिटल W, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है कैपिटल M। तो ये कैपिटल W यहाँ दे रखा है 180 और कैपिटल M जो है वो 18 है, तो ये हो गया 10। तो वाटर के मोल हो गए NH2O इज इक्वल टू 10। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एक्स ग्लूकोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.1 और वाटर के कितने हैं 10। तो ये हो गया 0.1 अपॉन 10.1, तो ये हो गया 1/101 और ये आ जाएगा 0.001। तो ये एक्स ग्लूकोज हो गया 0.001। इसी तरीके से एक्स वाटर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने दे रखे हैं 10, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने दे रखे हैं 10 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने दे रखे हैं 0.1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10.1। तो ये हो जाएगा 100/101, तो ये हो जाएगा 0.9। तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का हो गया, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का हो गया 0.009 एंड मोल फ्रैक्शन एक्स वाटर का हो गया 0.9 और यही आंसर हो गया। Relation between mole fraction of solute that is X and mole fraction of solvent that is X0। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन X और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन X0 में रिलेशन। अब यहां पर सॉल्यूट का वेट है स्मॉल w ग्राम, सॉल्वेंट का वेट है कैपिटल W ग्राम। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है स्मॉल m, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल M। तो फिर इनके सॉल्यूट के मोल्स स्मॉल n है और सॉल्वेंट के मोल्स कैपिटल N है। तो मोल बराबर होते हैं मास वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो सॉल्यूट के मोल का नंबर यानी n का नंबर हो गया स्मॉल w अपॉन n का नंबर हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल n, और सॉल्वेंट के मोल का नंबर हो गया कैपिटल W अपॉन सॉल्वेंट के मोल का नंबर होगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया X और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया X0। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया X इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का मोल का नंबर स्मॉल n अपॉन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल का नंबर स्मॉल n, सॉल्यूट के मोल का नंबर प्लस कैपिटल N सॉल्वेंट का मोल का नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू लिख दी, तो x हो गया स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और फिर यहाँ स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N की जगह लिख सकते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई।
इसी तरीके से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, कैपिटल एन अपान सॉल्यूट का मोल का नंबर यानी कैपिटल एन अपान सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल का नंबर क्या हो गया, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। तो अब हमने यहाँ कैपिटल एन की वैल्यू लिख दी और स्मॉल एन की वैल्यू लिख दी, तो ये हो जाएगा x0 इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम अपान फिर ये स्मॉल एन हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। एडिंग 1 and 3, 1 और 3 को जोड़ने पर तो हो जाएगा x प्लस x0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आ गया, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नीचे आएगा और ये ऊपर भी आ जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये कट के आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जाएगा x प्लस x0 इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ए सॉल्यूशन in a solution the sum of mole fraction mole fraction of solute and solvent is always 1। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होता है। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एक्वस सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.25। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि किसी एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.25 है, तो फिर इसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, यानी x दे रखा है 0.25, तो फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, यानी x0 पूछ रहे हैं। अब हमें मालूम है कि x प्लस x0 इज इक्वल टू 1, ये हमें मालूम है। तो x0 इज इक्वल टू 1 माइनस x, और x की वैल्यू दे रखी है 0.25, तो 1 माइनस 0.25, तो ये बराबर हो गया 0.75। तो यहां पर हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी x0 हो गया 0.75, और यही आंसर हो गया।